गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। कल हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, प्राचीन काल के पढ़ा, मध्यकाल के पढ़ा, आधुनिक काल के भी पढ़ गए। आज हम बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये सभी के लिए काम का, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, और कोई एग्जाम नहीं दे रहा है और वैसे ज्ञान हासिल करना चाहता है तो भी ये वीडियो हमारे काम का है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा। भावों को व्यक्त करने का माध्यम, भावों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। और ये सांकेतिक भी हो सकती है। छोटा बच्चा इशारा करके बताता है मम मम, तो हम समझ जाते हैं कि इसको क्या लगी है? प्यास लगी है। तो यही तो भाव है और उसको व्यक्त कर रहा है और हम समझ रहे हैं, मतलब वो भाषा है। और इनको लिखने का तरीका क्या कहलाता है? इनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो कहलाती है लिपि। इन भावों को लिखने की जो चिन्ह, लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? लिपि। तो भाव को व्यक्त करने का माध्यम भाषा और लिखने का जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? लिपि। एक बार क्या हुआ, वो उसका नाम सुना होगा, तेनालीराम। किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे तेनालीराम। और एक बहुरूपिया आ गया। बहुरूपिया क्या होता है? बहुरूपिया जो अपने रूप बदलते रहता है ना? तो बहुरूपिया आ गया और वो ढेर सारी भाषाओं में एक जैसी बात करता था। ढेर सारी भाषाएं, 17-18 भाषाएं उसे आती थी, योगेश कुमार, और सब में वो निपुण था। और उसका चैलेंज था, क्या चैलेंज था? कि जो बता देगा कि मेरी मातृभाषा क्या है, मेरी मूल भाषा क्या है, तो मैं यहां से चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे ढेर सारा इनाम देना पड़ेगा। ऐसी कोई शर्त उन्होंने राजा के सामने रखी थी। कृष्णदेव राय बड़े चिंतित, वो जा ही नहीं रहे और ढेर सारा धन रख दिया उसके आगे। तेनालीराम तो बड़े निपुण थे इन सब कामों में। योगेश और अर्जुन जैसे दो पहलवान लोगों को बोला कि 2 कोड़े लो और सुताई करना शुरू कर दो इसकी, खूब सुताई करो, खूब सुताई करो। खूब सुताई की उसकी। अब वो बचाओ बचाओ रोने लग गया। तो बोले ये इसकी मातृभाषा है, ये इसकी मातृभाषा है। जिस भाषा में वो बोल रहा था ना वो उसकी मातृभाषा है। तो मातृभाषा मतलब दुख, दर्द, हंसी, खुशी, जो भाव हमारे अंदर अंतरात्मा में उत्पन्न होते हैं उनको व्यक्त करने का माध्यम क्या होता है? भाषा। और सबसे पहले ये भाव हमारे अंदर किस भाषा में उत्पन्न होता है? मातृभाषा में। फिर ये जो सीखा हुआ है, ये जो आवरण हमने ओढ़ा हुआ रहता है ना, यस नो वेरी गुड वाला, ये सब क्या होता है? उस समय भूल जाते हैं और हमारी हकीकत हमारे सामने आ जाती है। तो आज हम भाषा की बात करेंगे। भाषा के विविध रूप, लिखना कुछ नहीं, जैसे मातृभाषा अभी बता दिया मैंने एग्जाम्पल लेके, जो माता पिता से हम सीखते हैं, घर में जो भाषा बोलते हैं वो मातृभाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा, जिसका अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख होता है, आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल में स्पष्ट उल्लेख होता है, वो राजभाषा है। एक होती है राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है राष्ट्रभाषा। फिर राष्ट्रभाषा या राजभाषा या भाषा के छोटे छोटे रूप, इन्हें बोला जाता है बोलियां। इन्हें क्या बोला जाता है? बोलियां। बोलियां मतलब जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है लेकिन उनका कोई व्याकरण या उसमें ज्यादा साहित्य की रचना नहीं। और उपबोलियां, बोलियों का भी छोटा, जो और स्थानीय स्तर पर 2-4-10 गांव में बोला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? उपबोलियां। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है, सब पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा तो सर्वप्रथम किसने बोला था? हिंदी को
राष्ट्रभाषा, ये प्रश्न उठाया था 1917 में गुजरात के भरूच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। देखो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 21 फरवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। भारतीय संविधान की बात करें तो भाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में किए? 17। बहुत बढ़िया योगेश, भाग 17। नहीं जी, 17 ही है भारतीय। हाँ जी, हाँ, आपके हिसाब से हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 10 जनवरी है ना, वो दिसंबर सितंबर के चक्कर में दिसंबर। 10 जनवरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। भारतीय संविधान का भाग 17, इसको फिर से नोट करेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। भारतीय संविधान का भाग 17 का संबंधित है राष्ट्रभाषा, राजभाषा। शीर्षक ये है इसका, राजभाषा। राजभाषा से संबंधित भारतीय संविधान के कितने भाग है? 22 भाग है। तो इसमें 17 जो है उसका शीर्षक क्या है? राजभाषा। और इसमें स्पष्ट प्रावधान है अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान का आर्टिकल 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये जो प्रावधान है ये काय संबंधित है? राजभाषा से। क्वेश्चन बन जाता है इससे संबंधित, मेंस में तो बनता ही है, प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्या भाग 17 का शीर्षक राजभाषा, जिसके अनुसार अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ, राज्यों, उच्चतम न्यायालय, संघ, राज्यों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए भाषा संबंधी प्रावधान, भाषा संबंधी प्रावधान तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए
निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक है अनुच्छेद 122, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120, आर्टिकल 120 क्या है? अपनी संसद संसद की भाषा, संसद की भाषा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे? संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे? अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अध्यक्ष मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। क्लियर एकदम? तो संसद की भाषा के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 120 में किया। प्रिय समझ में? संसद केंद्रीय सरकार की बात कर रहे हैं। कहां पर है ये? दिल्ली में। विधानसभा की बात नहीं की हमने, संसद की बात की। तो संसद के कार्य किस भाषा में किए जाएंगे, ये प्रावधान कार्य दिया है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, संसद की भाषा, अनुच्छेद 120। लेकिन अध्यक्ष की अनुमति लेकर संसद का कोई भी सदस्य, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। क्लियर योगेश? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 210, आर्टिकल 210, आर्टिकल 210। हिंदी भाषा में जिनका पीजी है उनको ये बातें विशेष रूप से नोट करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। नहीं तो बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछ लेता है और हमें पता नहीं रहता। तो आर्टिकल 210 भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 के अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है। राज्य की राजभाषा के लिए कितना? 3 त्रिभाषा सूत्र पढ़ा था हमने एक दिन। तो 3 भाषा, एक तो उस राज्य की जो राजभाषा है, केंद्र की राजभाषा है, उस राज्य की राजभाषा। केंद्र के लिए तो स्पष्ट बोल दिया हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन राज्य के लिए 3 ऑप्शन है। एक तो उस राज्य ने जो अपने लिए राजभाषा घोषित की है वो, दूसरा हिंदी या अंग्रेजी। ये उस विधानमंडल की भाषा होगी। तो अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की राजभाषा, राज्य विधानमंडल की राजभाषा। और इसमें क्या प्रावधान है? राज्य विधानमंडल की राजभाषा क्या होगी? जो उस राज्य की राजभाषा है, या हिंदी या अंग्रेजी। और चौथा विकल्प एक और खुला रहेगा, यदि अंग्रेजी किया है या हिंदी किया है तो भी अध्यक्ष की अनुमति लेकर कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। क्लियर है? हिंदी अलग है, अंग्रेजी अलग है,
उस राज्य की राजभाषा अलग है और मातृभाषा अलग है। हो सकता है तमिलनाडु में कोई मातृभाषा हिंदी वाला हो सकता है, तो वो हिंदी में बोल सकता है। क्लियर एकदम है। यहाँ एक और कंडिका है, इसमें थोड़ा कठिन है इसमें, तो इसको और लिखेंगे कि भाई ये राजभाषा क्या होगी, राज्य की राजभाषा कैसे निर्धारित करें, क्या हो, तो इसके लिए भी एक कंडिका दी हुई है। जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जब तक राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा जैसे अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया जाता है। मतलब ये इंग्लिश वाला ऑप्शन कब तक खुला है, सिर्फ 15 वर्ष तक, और उसके बाद में दो ही रहेंगे, कौन कौन से, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा, या तो हिंदी या उस राज्य की राजभाषा। और यदि उस बीच में यदि संविधान में वो उस राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाता है कि नहीं हम अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी रहेगी, हम इस भाषा को रखेंगे तो वो भाषा रहेगी, यदि वो बोल देते कि हम हिंदी कर लेते हैं तो हिंदी कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। लेकिन यदि संविधान वो उस राज्य का मंत्रिमंडल विधानमंडल कोई निर्णय ही नहीं लेता है तो फिर इंग्लिश वाला विकल्प अपने आप ही लोप हो जाएगा। क्लियर हो गया। कितने दिन का समय दिया था, 15 वर्ष का समय दिया था। लेकिन कुछ प्रांत ऐसे थे, उत्तरांचल वाले प्रांत वगैरह, जिनको समय सीमा बढ़ा दी लिखेंगे, परंतु ये राज्य पूछ लेते हैं इसमें, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के लिए 25 वर्ष, इन्हें 25 वर्षों में निर्णय लेना था इन राज्यों को। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश करेंगे उसे। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक कर लिया। के लिए कितने वर्ष का, 25 वर्ष का। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के लिए 40 वर्ष। इनको कितने वर्ष में निर्णय लेना है, 40 वर्ष में। क्लियर एकदम। दो अनुच्छेद पढ़े अभी हमने, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। 210 राज्य विधानमंडल की भाषा और अनुच्छेद 120 संसद की भाषा है, केंद्रीय विधानमंडल की भाषा। अर्जुन कठिन तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। यदि क्वेश्चन बन जाए
भाग 17 के अलावा संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो फिर ये दो है, 120 और 210। भाग 17 में आते हैं क्या? नहीं, ये भाग 17 में नहीं आते। 17 के अलावा कहाँ प्रावधान है? और उसमें विकल्प में दिया रहेगा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 349, और हम वह भूल जाएंगे, बोलेंगे अनुच्छेद 343 राजभाषा, और फिर वह गड़बड़ कर देंगे। तो याद रखना, भाग 17 के अलावा बोले तो फिर हम कहाँ ढूंढेंगे? 120, 210। आगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभाषा का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा तो वो होती है जो अधिकांश जनता द्वारा बोली है, और यदि उसका संविधान में उल्लेख होता है तो राजभाषा बन जाएगी। ठीक, तो संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कौन सी? देवनागरी। अंकों का रूप, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीयकरण। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी, और अंकों का रूप कौन सा? अंकों का रूप हिंदी का अंतरराष्ट्रीयकरण। अंतरराष्ट्रीयकरण, देखो पहले हमारे यहाँ गिनती कैसे लिखते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये भारतीय अंक पता है आप लोगों को? पढ़े थे कभी? नहीं। अब इसका अंतरराष्ट्रीयकरण ये तो सबको पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक, फिर एक रोमन गिनती हमें देखने को मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो संविधान में इसमें से किसको मान्यता दी है? 3 गिनती रोमन को दी। मुझे पता था एक न एक पेड़ पे सड़ा हुआ आम जरूर होता है। हाँ, अर्जुन जी मजाक करने की आदत है, बुरा मत लगने दो। हाँ योगेश, हाँ हेमलता, सिरखेड़ से बैतूल तक का सफर अंतरराष्ट्रीय बोला ना हमने, ये बोला, ये अंतरराष्ट्रीय रूप। 7 हम ऐसे लिखते थे पहले, इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, जो भी ऐसा काट रहा है मतलब काट दो, उसे गलत हो गया। 7 ये अंतरराष्ट्रीय रूप है ना, हम ऐसा लिखने की आदत थी पहले, ऐसा मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब इसको हटा दिया है। कौन सा है 7? ये वाला। तो क्लियर है एकदम, ये पूरा प्रावधान काय में दिया हुआ है? आर्टिकल 343। क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी और अंकों का रूप हिंदी का अंतरराष्ट्रीयकरण, हिंदी का अंतरराष्ट्रीयकरण। क्लियर? अब इसी का दूसरा खंड पढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें? दूसरा खंड, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी, किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक
15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। क्या है इसमें अमरदीप, क्या बोलना चाह रही है कंडिका? अगर 15 वर्ष तक वो कर देते संशोधन, हाँ, उसके बाद इंग्लिश भाषा वहाँ मतलब नहीं, वो नहीं है इसका भाई। यदि हमने बोला कि आज से हिंदी भाषा, लेकिन हमारे न्यायालय इंग्लिश में ही बात करते थे, तो हम एक दिन में उसे कैसे बदल सकते हैं? एक दिन में कैसे बदल सकते हैं भाई? खंड ए में कुछ भी जो लिखा है तो भाई संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन फिर भी 15 वर्ष तक जो विभाग है जो इंग्लिश में काम कर रहे थे वो 15 वर्ष तक इंग्लिश में काम करते रहेंगे, करने की छूट दी जाती है, ये बोला गया है ना। जब तक वो अपने रिदम में नहीं आ जाते तब तक इंग्लिश में काम करते रहेंगे। क्लियर हो गया एकदम? ये खंड 2 आर्टिकल 343 की कंडिका 2। अब 3 में क्या दिया हुआ है? कंडिका 3 इसकी एक और है, इसमें एक और दिया हुआ है। क्या दिया है? इस अनुच्छेद के किसी बात के होते हुए भी, किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा क अंग्रेजी भाषा, ख अंग्रेजी अंकों का, अंग्रेजी अंकों का तो करना ही है, अंग्रेजी अंक नहीं, अंकों के देवनागरी रूप, ये वाले देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकती है, क्या मतलब है इसका? देखो पहले इसमें क्या बोला है, तीनों कंडिका समझेंगे उसके। अनुच्छेद 343 पढ़ रहे हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तीनों बातें लिख दो, 3 में से 3 नंबर, आधा नंबर भी कम नहीं होगा एकदम। लेकिन हमें 343 संघ की भाषा इतना सा याद रहता है, आगे कुछ पता नहीं। तो कंडिका 1 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय कर्म होगा। ठीक। फिर कंडिका 2 में थोड़ी सी छूट दी है कि खंड 1 में जो भी लिखा हो इसके बावजूद 15 वर्ष तक काम जो है वो अंग्रेजी में किया जा सकता है। लेकिन आगे क्या बोला है? यदि किसी राज्य को कहीं ऐसा लगता है किसी विभाग में, राज्य की तो बात ही नहीं, इसमें केंद्र की बात चल रही है, यदि किसी भाग में इंग्लिश अनिवार्य है या देवनागरी लिपि के अंकों का प्रयोग अनिवार्य है, ये वाले, तो आगे भी वो काम कर सकते हैं। ये काहे में छूट दी है? कंडिका 3। जैसे अभी भी न्यायालयीन भाषा अंग्रेजी है, जबकि 15 वर्ष के बाद तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कंडिका 3 के कारण ही अभी भी न्यायालय की भाषा इंग्लिश है, क्योंकि उसमें छूट दी। क्लियर हो गया एकदम? आगे लिखेंगे अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344
अनुच्छेद 344 कोई बताएगा क्या क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 344 कल भी बात की थी अपन ने, सदस्य बनाया था इनको, राजभाषा आयोग हाँ? का गठन किया जाए। राजभाषा आयोग। गुड, इतना याद रखते हो वो भी बहुत। लिखे राजभाषा के संबंध में आयोग, राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समिति, संसद की समिति। क्या है इसमें? संविधान लागू होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर, 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित होगा, आयोग गठित होगा जो एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से बनेगा। अब देखो राजभाषा आयोग की बात कर रहे हैं तो संविधान लागू हुआ कब हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो पहला आयोग कब बनेगा? 1955, 5 वर्ष बाद। और फिर इसके हर 10 वर्ष बाद 1965, 1975 ऐसा आयोग बनेगा। पहले 5 वर्ष और फिर हर 10 वर्ष के बाद। अब ये आयोग का गठन कैसे होगा? एक अध्यक्ष होगा और संविधान की अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है। पहले कितनी भाषा थी? 14। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो इन 22 भाषाओं के विशेषज्ञ 22 सदस्य होंगे। पहले 14 होते थे, फिर 18, फिर 19, जैसे जैसे भाषाएं बढ़ती गई वैसे वैसे सदस्य बढ़ते चले गए। क्लियर हो गया? मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नहीं जी, यही हमने भी लिखा था लेकिन नहीं होता। गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री या उसके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति। ये क्वेश्चन बना था, मेंस में क्वेश्चन बना था और 100 में से 99 फेल हो गए थे इसमें। कोई राष्ट्रपति, कोई कुछ। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 345 की बात करते हैं। आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 किसी राज्य का विधानमंडल, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी
या सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार करें। पूरा लिखा है हमने इस कंडिका को। अब आप लोग ही मिलाएंगे इसमें अपने अपनी कॉपी में, और हम देखेंगे 120 और 120 के नीचे आर्टिकल 210। 210 में क्या दिया है? राज्य विधानमंडल के राजकाज की भाषा। ठीक है, या तो राजभाषा होगी, लिखा है ना राजभाषा। अब राजभाषा घोषित करने के लिए प्रावधान काय में दिया है? आर्टिकल 345 में। अब राज्य सरकार जो है किसी को भी राजभाषा घोषित नहीं कर सकती। किसको करेगी? विधि द्वारा। राज्य विधानमंडल एक अधिनियम पारित करेगा उसमें, तब किसको कर सकती है? राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक को। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ का प्रयोग हो रहा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु का प्रयोग हो रहा है, तमिलनाडु में तमिल का प्रयोग हो रहा है, केरल में मलयालम का प्रयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में मराठी का हो रहा है। अब महाराष्ट्र में देखो तो 2 भाषाएं हैं, नीचे तेलुगु भाषी क्षेत्र भी है, आंध्र से लगा हुआ, तो दिक्कत है वहां पर। ऐसे कई राज्य हो सकते हैं जहां 2 भाषाओं के लोग हो, और यदि एक भाषा को वर्चस्व दे दिया जाए तो वहां दंगे हो जाए भाषा के आधार पर। तो इसलिए क्या बोला? एक या एक से अधिक भाषाओं को भी राजभाषा घोषित कर सकते हैं, या हिंदी को भी कर सकते हैं, या उस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है उनको भी। सभी विभागों के लिए एक ही भाषा बोल सकते हैं, या अलग अलग विभागों के लिए अलग भाषा भी बोल सकते हैं कि भाई नहीं, शिक्षा विभाग में ये भाषा, ठीक, लेकिन न्यायालय में ये भाषा, राजस्व के रिकॉर्ड जो है वो इस भाषा में संधारित किए जाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया एकदम? तो ये प्रावधान काय में दिया है? अनुच्छेद 345। 343 में केंद्र की राजभाषा लिपि देवनागरी भाषा हिंदी। वैसे ही अनुच्छेद 345 में सभी राज्य की राजभाषा एक तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ 28-29 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्य सरकार को सौंपा है कि आप अपने विधानमंडल में विधि बनाकर एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को एक विभाग की या सभी विभागों की राजभाषा घोषित कर सकते हैं। कोई शक आपको नहीं? ठीक, आगे देखेंगे अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 346, 346, अनुच्छेद 346। संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा होगी। पत्राचार की
राजभाषा होगी। अब यह प्रश्न है थोड़ा सा, जैसे महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल। अब महाराष्ट्र सरकार तमिलनाडु को पत्र लिखेगी तो क्या मराठी में लिखेगी, या तमिलनाडु की सरकार महाराष्ट्र को पत्र कहाँ में लिखेगी, तमिल में लिखेगी, दोनों समझेंगे। तो इसलिए ये प्रावधान किया है, इसलिए ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 346 में कि दो राज्य यदि आपस में पत्राचार करते हैं या कोई राज्य केंद्र सरकार को पत्राचार करता है तो उसकी भाषा क्या होगी, जो केंद्र की राजभाषा होगी, हिंदी या इंग्लिश, जो केंद्र की राजभाषा होगी। दो राज्य भी आपस में बात करेंगे तो केंद्र की राजभाषा में करेंगे, और एक राज्य यदि केंद्र से बात करना चाहता है तो वो भी केंद्र की राजभाषा में ही करेगा। क्लियर एकदम। एक और आर्टिकल पढ़ते हैं, फिर वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो रहा है, फिर कल पढ़ेंगे इसको। अनुच्छेद 347, आर्टिकल 347, यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर, इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि, यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकता है, क्लियर एकदम। जैसे किसी राज्य का पता है ना, बड़ा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, वहां पे हिंदी को बोल दिया है, और दूसरी कोई भाषा वाला क्षेत्र है, वो लोग चाहते हैं कि नहीं यार हमारी भाषा को राजभाषा होना चाहिए था, और वो यदि मांग करते हैं, राष्ट्रपति के पास में आवेदन देते हैं, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो जाते हैं कि नहीं यार एक बड़ा वर्ग जो है इस भाषा को बोलता है और इस भाषा को राजभाषा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। क्लियर हो गया एकदम। अगला और लिखेंगे, आर्टिकल 348, 348, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अधिनियमों व विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रयोग की जाने वाली भाषा, कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम बनाए जाते हैं और या विधेयक संसद के पटल पर रखे जाते हैं, तो उनकी भाषा क्या होगी? तो क्या होगी, जब तक संसद विधि न बनाए तब तक इंग्लिश। संसद की भाषा तो हिंदी रहेगी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या रहेगी? इंग्लिश। ठीक है, जब तक उपबंध न हो तब तक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? इंग्लिश। कल हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर, अभी तो इतना ही नोट कर लेते हैं। आर्टिकल 349, आर्टिकल
349। भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, फिर राष्ट्रभाषा कैसे बनाना है, क्या करना है, इन सब के लिए कोई विशेष यदि अधिनियम बनाना है कुछ है तो प्रावधान कायम दिए हैं अनुच्छेद 349 में। और इस अधिनियम के तहत क्या क्या किया वो सब हम पढ़ेंगे। आगे लिखते हैं आर्टिकल 350। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब कोई परेशानी है, लोगों को असुविधा हो रही है तो उसके लिए, जैसे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, जैसे क्या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यदि यही क्वेश्चन बन गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है, किस आर्टिकल में प्रावधान है? 350 में प्रावधान है मातृभाषा में शिक्षा। ठीक, चाहे उस राज्य की भाषा कोई भी रही हो, लेकिन वहां शैक्षणिक संस्थान है तो जो मातृभाषा होगी उसमें प्राथमिक शिक्षा देना होगा। ठीक, इसी में और एक है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ये भी अनुच्छेद 350 में दिए हुए हैं। और लास्ट लिखते हैं हम आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा सा पूछ लिया हिंदी भाषा के लिए निर्देश कहां दिए हुए हैं, तो 351 343 में नहीं, 343 में राजभाषा की बात की है, लेकिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार विकास के लिए निर्देश कहां है? आर्टिकल 351। ठीक, क्या लिखा? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। क्लियर एकदम? कल हम और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।